हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली ही बजाज फाइनेंस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए थे और कुछ ब्रोकर्स ने अपने टारगेट को अपग्रेड भी किया है। सो इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस के टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक करें। रेगुलर अपडेट और कॉल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करवाया है तो आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अपस्टॉक या एंजल ब्रोकिंग से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट में हमें 29% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट के अगर फिगर्स के बारे में बात करें तो बजाज फाइनेंस ने इस क्वार्टर में 1145.98 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। अब क्योंकि ये एक लैंडिंग कंपनी है, मतलब कि एक एनबीएफसी कंपनी है, तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम भी होता है। नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में 4296 करोड़ रुपीस था, जबकि लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में ये 4535 करोड़ रुपीस था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में 5.27% की गिरावट देखने को मिली है। ये जो रिजल्ट की हमने बात की है ना, ये कंसोलिडेट रिजल्ट है जिसमें बजाज फाइनेंस की होली ओन्ड सब्सिडरी जो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस है और बजाज फाइनेंस सिक्योरिटी है, ये सारी कंपनियों के नंबर ऐड होते हैं। अगर हम प्रोविजन की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 1352 करोड़ रुपीस का प्रोविजन निकाला है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि शायद ये पैसे वापस नहीं आएंगे। अगर हम लास्ट ईयर के बजाज फाइनेंस के प्रोविजन के बारे में बात करें तो वो 831 करोड़ रुपीस था। दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रोविजन में 70 to 80% का एक जंप देखने को मिला है, जो कि किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए या बैंक के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रोविजन बढ़ता है तो नेट प्रॉफिट या नेट इंटरेस्ट इनकम घट जाता है, जिस वजह से रिजल्ट में हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब ग्रॉस एनपीएस की बात करें, डेट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में 0.55% का हमें देखने को मिला है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 1.61% का था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ग्रॉस एनपीए में गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। नेट एनपीएस की अगर हम बात करें तो ये 0.19% का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ये 0.70% का था। यहाँ पे हमें नेट एनपीए में भी गिरावट देखने को मिल रही है, तो ओवरऑल नेट एनपीए भी हमें पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहा है। बट हाँ, अगर हम ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो मुझे इसके रिजल्ट से ज़्यादा उम्मीद थी। मुझे इसके रिजल्ट जो हैं वो इतने खास नहीं लगे। तो चलिए अब हम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं और चार्ट्स पे भी कुछ ब्रोकर्स के टारगेट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट 6 क्वार्टर का डेटा है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे लास्ट 6 क्वार्टर से इंटैक्ट है, जो कि 56.11% है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 8.07% से ये होल्डिंग गिर के 6.24% हो गया है। एफआईआईस की अगर हम बात करें तो इन्होंने लास्ट के 6 क्वार्टर में इसमें खरीदी की है। इन्होंने 21.15% से अपना स्टेक बढ़ा के 23.88% किया है। एफआईआईस की अगर हम बात करें तो लास्ट एक साल में इन्होंने इंडिया में लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है, जिस वजह से मार्केट काफ़ी पम्प्ड अप है और बजाज फाइनेंस में भी हमें काफ़ी एक अच्छी सी रैली देखने को मिली थी। तो चलिए अब हम चार्ट्स पे भी छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और इस स्टॉक के कुछ मूवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड में ही रहा है, बट पेंडेमिक के वक्त ये स्टॉक में हमें काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक ऑलमोस्ट 4800 रुपीज़ के हाई से गिर के 1885 रुपीज़ पे आ गिरा था। फिर इसके बाद हमें इसमें एक छोटी मोटी सी रिकवरी देखने को मिली और ये स्टॉक पूरे क्वार्टर 1 में हमें कंसोलिडेट होते हुए नज़र आ रहा था। बट क्वार्टर 2 के अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स ठीक ही आए थे, अच्छे ही आए थे, जिस वजह से हमें इसमें एक रिकवरी का साइन देखने को मिला और मार्केट भी तभी काफ़ी पम्प्ड अप थी, जिस वजह से बजाज फाइनेंस वापस से हमें एक तेज़ी में देखने को मिला। और आप देख ही सकते हैं कि हमें इसमें काफ़ी अच्छी एक रैली देखने को मिली।
बात करें अगर हम इंडिकेटर्स की तो हमें RSI 44 का मिल रहा है जो कि काफ़ी वीक है। MACD की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेड लाइन है वो हमें ब्लू लाइन के ऊपर देखने को मिल रही है, जो कि हमें ये बता रहा है कि स्टॉक में अभी भी हमें एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये हमें 50 का मिल रहा है, जो कि हमें साइडवेज की सिचुएशन बता रहा है। अगर हम बोलिंजर बैंड की बात करें तो हमें कैंडल्स अपने लोअर बैंड पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। सो ओवरऑल डेली ट्रेंड की अगर हम बात करें तो हमें इसमें एक बियरिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। तो अब हम जो ऑल टाइम चार्ट्स है वहाँ पे भी जाके स्टॉक के कुछ मूवमेंट्स को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये स्टॉक हमेशा अपने अपर बैंड पे ही हमें देखने को मिला है। कोविड के वक्त ही हमें इसमें ये स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली थी और ये स्टॉक अपने लोअर बैंड पे आया था। नहीं तो अगर हमें इसमें कोविड के वजह से इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलती तो ये स्टॉक अपने मीडियम तक ही आता। जैसा कि आप इसके पास्ट ट्रेंड में देख ही सकते हैं कि इसमें अगर हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो ये स्टॉक मीडियम लेवल तक आता है और फिर उसके बाद ये वापस से हमें अपवर्ड ट्रेंड पे एक मूवमेंट दिखाता है। अगर हम इसके मीडियम की बात करें तो 3689 रुपीज़ का करंट इसका हमें मीडियम देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम कुछ ब्रोकर्स के टारगेट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो एक्सिस डायरेक्ट ने सेल का रिकमेंडेशन दिया है, इन्होंने 4350 रुपीज़ का टारगेट दिया है। तो इसका मतलब क्या ये है कि हमें एग्जिट कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप धीरे धीरे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। लगभग 4500 रुपीज़ के आसपास आप इसे अपने रेडार पे रखिए और एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में होल्ड करने लायक स्टॉक है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये लॉन्ग टर्म में बना के देने वाला है। तो बस आगे तो सारे डिसीजंस आपके हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कर ले, अपनी पूरी स्टडी कर ले और फिर ही कोई डिसीजन ले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।